तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे बायो में? चलो आ जाओ आगे देखते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में कल पूरा देख चुके थे हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी बातें हम कर चुके थे, है कि नहीं? हम लोग ये सारी बातें कर चुके थे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है कि नहीं? तो आज हम लोग आगे बात करेंगे और आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग एक एक करके इसमें बात करेंगे इसमें क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? चलो आ जाओ चालू करते हैं हम लोग। यार देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे क्या? दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना भाई? हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जिसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम था दैट इज सटन एंड बोवेरी। दो साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे सटन और दूसरा था बोवेरी। अच्छा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अभी इस साल AIPMT 2000 ये नीट UG 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय। तो उसमें ऑप्शन था भैया, दो ऑप्शन थे, मतलब चार ऑप्शन थे, उसमें दो ऑप्शन था कंफ्यूजिंग टाइप का। एक ऑप्शन था सटन एंड बोवेरी और दूसरा ऑप्शन था TH मॉर्गन। तो दोनों में से कौन होगा वो हम लोग बात करेंगे। देखो, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो दिया था किसने? सटन एंड बोवेरी ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, जबकि इसका डिटेल स्टडी जो किया था वो था TH मॉर्गन। अरे, इसकी जो डिटेल स्टडी किया था, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डिटेल स्टडीड बाय TH मॉर्गन। क्लियर है भाई? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? दैट इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको किसने दिया था? सटन एंड बोवेरी ने इसको दिया था। अरे याद रहेगी बात? अरे याद रहेगी क्या बात यहां तक? तो हम लोग बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri. Sutton and Boveri and experimentally proved by TH मॉर्गन। यकीन करो, ये नीट UG 2020 में बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत किया था, है ना भाई? जैसे ही पूछा उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सबने आंसर चिपका दिया था भैया सटन एंड बोवेरी, जबकि आंसर क्या होना था? TH मॉर्गन, क्योंकि क्वेश्चन में एकदम साफ लिखा हुआ था दैट इज द डिटेल्ड स्टडी, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय पूछा था। उसने सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा था द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? TH मॉर्गन। आंसर क्या जाएगा हमारा? TH मॉर्गन। जबकि सबने क्या टिक कर दिया था? सटन एंड बोवेरी। ये बहुत सारे का गलत था। लगभग 95% बच्चे जो है इसमें गलती किए थे और उसमें क्या क्या डाले थे? दैट इज सटन एंड बोवेरी। बराबर है क्या? जबकि हमारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने? देखो, सटन एंड बोवेरी ने सिर्फ नाम दिया था दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको थोड़ा बहुत स्टडी किया था पर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाया था कभी। ठीक है भाई? इसको कभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाया था। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय TH मॉर्गन। याद रहेगा? अरे याद रहेगा या नहीं रहेगा भाई? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी एंड द एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय TH मॉर्गन। कोई दिक्कत? अरे यहां तक याद रहेगा भाई? The chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri and the experimentally proved by TH Morgan. कोई दिक्कत भाई? अरे कोई यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, है ना? एक बार दो बार नहीं आया है, कई बार आया है। क्लियर है भाई? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में याद रखना। अगर वो पूछेगा गिवन बाय
या फिर स्टडीड बाय, तब तुम क्या बोलोगे, दैट इज द सर्टेन एंड बोवेरी। पर पूछेगा द एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, तब तुम क्या बोलोगे, दैट इज द टीएच मॉर्गन। अरे क्लियर है भाई, टीएच मॉर्गन। यहां तक कोई तकलीफ है? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? चलो, तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हम लोग बात करते हैं, थोड़ा समझना जरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखना थोड़ा सा बेसिक बातें। सबसे पहले बताओ, हमारा जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा जीन है, जो हमारा जीनोटाइप है, मतलब वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? अरे बताओ भाई, कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियस, हमारे डीएनए के अंदर? अबे होता नहीं होता भैया। अरे हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस पर ही हमारा जीन होता है ना भाई। अरे हमारे डीएनए का कुछ सेगमेंट था, उसी को ना हम जीन बोले थे। अरे भूल गए क्या तुम लोग? अरे यार तुम लोग भूल जाता है यार। तो हम लोग याद करो, हम लोग बात करते हैं जब हमारा सेल डिवीजन होता है मियोसिस टाइप का, तो हम लोग बोले थे कि हमारा न्यूक्लियस जो है 2n से n बनता है और फाइनली वो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसफर होता है? हमारा न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारे डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? हमारा जीन। और वही जीन जो है हमारे फर्दर जनरेशन में कैरेक्टर बनाता है, जो हमारी तरह अपीयर होता है। अभी आया नहीं आया? इसका मतलब हम लोग ये बात करें कि हमारे जो गैमीट है, हमारे जो गैमीट है वो क्या करता है, किसको कैरी करता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग बात करें मेल में स्पर्म की बात करो और फीमेल में एग की बात करो, मेल में स्पर्म की बात करो और फीमेल में किसकी बात करो? एग की बात करो। तो ये क्या करता है? हमारे जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करवाता है। ये बात याद है या भूल गए? अरे ये बात याद है या भूल गए? तो हम लोग ये बात करें कि हमारे जो गैमीट्स होते हैं वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या था? याद करो, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, मैंने दो वर्ड बताया था ना भैया। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो भी कैरेक्टर हमारे से अगले जनरेशन में जो जाने वाला है उसके जो स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसका जीन एग्जैक्टली प्रेजेंट होता कहां पे है? अरे बताओ, उसका जो जीन है वो एग्जैक्टली कहां पे प्रेजेंट होता है? तो उसका जीन प्रेजेंट होता है हमारे गैमीट्स के अंदर। फीमेल की बात करें तो एग के अंदर, और मेल की बात करें तो स्पर्म के अंदर। अरे आया या नहीं आया? अरे आया या नहीं आया? तो हम लोग ये बात कर सकते हैं, गैमीट कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की बोल दो या फिर जीन बोल दो। और याद करो, मेंडल ने जीन के लिए क्या वर्ड यूज किया था? याद है या भूल गए? मेंडल ने वर्ड यूज किया था फैक्टर। मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया था? फैक्टर। अरे मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया था? फैक्टर। गैमीट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या फिर फैक्टर एंड दे ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे जो गैमीट है वो हमारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और वही कैरेक्टर क्या करता है? अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड दे ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो, इसके बाद हम लोग बात करें कि भैया आखिर हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आखिर प्रेजेंट होता कहां है। जैसे कि हमारे गैमीट है, जैसे मेल में बात करें तो स्पर्म है और फीमेल में बात करें तो एग है। तो आखिर जो हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो मेंडेलियन फैक्टर है, मेंडल ने जिसको फैक्टर बोला था, जिसकी वजह से पूरा कैरेक्टर रेगुलेट होता है, वो फैक्टर आखिर कहां प्रेजेंट होता है? तो उस फैक्टर की बात करें तो भैया वो फैक्टर कहां प्रेजेंट होता है? बताओ जल्दी। अरे वो फैक्टर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है भैया? न्यूक्लियस के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अरे आया नहीं आया? तो हम लोग पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? गैमीट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या फिर फैक्टर एंड दे ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। और दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि भैया इन द गैमीट, मतलब गैमीट की बात करें इन द न्यूक्लियस, या फिर ये बोल दो इन द गैमीट द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर अगर तुम देखो तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिड होता है। याद है ना, जब कंडेंस फॉर्म में है तो हम उसको क्रोमेटिड बोलते हैं ना भैया। तो हम लोग बात करें इन द न्यूक्लियस दीज मेंडेलियन फैक्टर्स वुड बी प्रेजेंट ऑन क्रोमेटिड और क्रोमोसोम। अरे याद करो, जब हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोग अभी तक ये नहीं बता पाए थे कि हम लोग जीन को फैक्टर तो बोल दिए थे, और मेंडल ने ये भी बता दिया, मेंडल ने क्या बताया? अरे उन्होंने क्या बताया भैया? उन्होंने बताया कि भैया हमारे पास फैक्टर है, हमारे पास जीन है जो हमारे कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, पर उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली हमारा जो फैक्टर है वो प्रेजेंट कहां होता है। क्लियर है भाई?
एग्जैक्टली जो हमारा फैक्टर है वो प्रेजेंट कहां होता है इसकी बात उन्होंने अभी तक नहीं करा। तो इसके बाद हम लोग आया हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और सबसे पहले सर्टेन एंड बोवेरी ने इस बात को बताया कि भैया जो हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे गैमीट्स के अंदर होता है और वहीं से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अरे यहां तक समझ में आने है। और जो हमारा गैमीट जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिड के फॉर्म में होता है, वो उस पे होता है। ये बात किया किसने? दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार। क्लियर है भाई? मतलब हम लोग ये बात करें कि जहां पे हमारे मेंडल जो है फैक्टर यूज कर रहे थे, वहां पे अब ये क्या यूज करने वाला है? क्रोमोसोम या फिर जीन की बात करने वाला है। अबे आया या नहीं आया? अरे आया या नहीं आया? मतलब जहां मेंडल हमारे जीन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? फैक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वही हमारा ये सर्टेन और बोवेरी जो है वो हमारे फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेगा? क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करेगा। देखो हमारे पास ये क्रोमोसोम है और इस पोजीशन पे ये जीन प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पे बात करेगा कौन? हमारा सर्टेन एंड बोवेरी। और इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने। अरे याद रहेगा भैया? अरे याद रहेगा क्या यहां तक? तो हम लोग बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सर्टेन एंड बोवेरी बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। अरे याद रहेगा भाई यहां तक? अरे बोलो भाई। अरे यार तुम लोग बोलता ही नहीं है यार। क्या यहां तक याद रहेगा क्या? दैट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। अरे ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अगर मन करे तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना भैया, है ना। पिछले ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके पॉइंट लिखते हैं कि आखिर कैसे कैसे होगा हमारा पूरा। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो, क्या यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? चलो तो यहां पे हम लोग लिखना चालू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो। सबसे पहला हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो यहां तक लिख लिया क्या? इट इज गिवन बाय सर्टेन एंड बोवेरी एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय टीएच मॉर्गन। इसके बाद लिखो गैमीट कैरीज। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें तुमको सब आता है ना। सबसे पहला पॉइंट है गैमीट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी TRY होता है कि TARY होता है? हेरिडेटरी DITARY। हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन गैमीट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, या फिर ये बोल दो कि फैक्टर। गैमीट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या फिर फैक्टर, एंड दे गैमीट कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या फिर फैक्टर को, एंड दे ट्रांसफर इट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। एंड दे ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन एंड ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब गैमीट जो है उसको ट्रांसफर कर देता है, गैमीट ट्रांसफर करता है, एंड दे ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। अरे याद रहेगा? अरे ये वाली बात तो समझ में आई ना। नेक्स्ट जनरेशन में क्या जाता है हमारे से? गैमीट जाता है ना भाई। और वही गैमीट क्या करता है? दैट इज हमारे जैसा कैरेक्टर बनाता है। अबे है कि नहीं है भाई? और कुछ थोड़ी जाता है भाई गैमीट के अलावा। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई भाई? अरे लिखते रहेंगे भाई साथ में। देखो गैमीट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या फिर फैक्टर। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बोल दो चाहे फैक्टर बोल दो, और वो कहां गया? दे ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। और वही हम लोग गैमीट की बात करें तो ये जो हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है मेंडेलियन फैक्टर का, वो कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इन द गैमीट्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इन द गैमीट्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इन द गैमीट्स द हेरिडिटरी information of Mendelian factor should be present in nucleus। न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ऑन नहीं लिखना भैया। ऑन लिखोगे मतलब न्यूक्लियस के ऊपर हो जाएगा, इन मतलब न्यूक्लियस के अंदर, इन न्यूक्लियस।
अब जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड या फिर क्रोमोसोम होता है, उस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे फैक्टर्स। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इन द न्यूक्लियस दीज मेंडेलियन फैक्टर, इन द न्यूक्लियस these Mendelian factor, these Mendelian factor in the nucleus, these Mendelian factor should be present on chromatid or chromosome, should be present on chromatid और क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम याद रहेगा। अगला पॉइंट लिखना, अब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं क्या उसी के ऊपर हमारा जीन प्रेजेंट होता है क्या? याद करो, मैं कितने दिन से जब फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूं, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये वाला पार्ट जीन 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 है। अरे बता रहा था कि नहीं बता रहा था? तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है। तो इसमें लिखेंगे ऑन एच क्रोमोसोम, अगला पॉइंट लिखो, ऑन एच क्रोमोसोम, ऑन एच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जीन या फिर फैक्टर, ऑन एच क्रोमोसोम जीन या फिर फैक्टर ऑफ सेवरल कैरेक्टर, जीन या फिर फैक्टर ऑफ सेवरल कैरेक्टर, ऑफ सेवरल कैरेक्टर प्रेजेंट इन लीनियर मैनर। ये मैं पहले बता चुका हूं भैया, जैसे कि हम लोग बता चुके थे पहले ही कि जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है तो ये जीन है, 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 ये जीन है। अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे बताया था या नहीं बताया? तो बताओ, ये लीनियर मैनर में प्रेजेंट नहीं है? देखो एक लाइन में प्रेजेंट नहीं है क्या जीन हमारा? तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये लाइन से एकदम अरेंज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ लीनियर मैनर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लीनियर मैनर। अच्छा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बराबर है क्या? तो एनसीईआरटी में थोड़ा देख लेना, क्लियर है भाई? एनसीईआरटी पढ़ते रहना भैया, क्लियर है भाई? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बोला था ना कि एनसीईआरटी हमारा माई बाप है। अरे बोला था या नहीं बोला था कि एनसीईआरटी हमारा क्या है? दैट इज द माई बाप है। अरे बोला था, तो इसको अपन करते रहेंगे। अरे क्लियर है भाई? तो हमारे बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कौन स्टडी किए? दैट इज द सर्टन एंड बोवेरी। इन्होंने क्या किया? एक पैरेलल एक्सपेरिमेंट, मतलब पैरेलल स्टडी किया, किसके बीच में? फैक्टर के बीच में और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बीच में, मतलब क्रोमोसोम के बीच में। क्या बोला इन्होंने कि भैया यहाँ पे एक दे स्टडीज अ पैरेललिज्म बिटवीन, मतलब इन्होंने एक पैरेलल स्टडी करा, है ना भाई? दे, मतलब ये दे क्यों लिख रहा हूं भैया? क्योंकि ये दो साइंटिस्ट है, कौन कौन? सर्टन एंड बोवेरी। दे स्टडीड अ पैरेललिज्म बिटवीन, अच्छा देखना, मेंडल पहले ही बता चुके थे कि भैया हमारे शरीर में एक जीन के दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है और फैक्टर का अलग अलग फॉर्म होता है। बता दिया था, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। ये पहले ही बात कर चुके थे, कौन? दैट इज द मेंडल। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया था, बराबर? और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ सर्टन एंड बोवेरी ने भी नहीं किया था। बस इसने एक सिंपल पैरेललिज्म स्टडी किया, किसके बीच में? क्रोमोसोम के बीच में और मेंडल के फैक्टर के बीच में। मतलब मेंडल जो बात बोल रहा था वो एग्जैक्टली उस पर फिट बैठ रहा था, जो कि किस पे था? किसके बारे में था? क्रोमोसोम के बारे में था। अरे किसके बारे में था भाई? अरे यार तुम लोग बोलता ही नहीं है यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, बोलना पड़ेगा यार। तो हम लोग बात करें, दे स्टडीज अ पैरेललिज्म बिटवीन द मेंडेलियन फैक्टर वर्सेस क्रोमोसोम। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे एक तरफ डालेंगे हम लोग मेंडेलियन फैक्टर, मतलब मेंडल क्या क्या बोले हम उसकी बात करेंगे, मेंडल के बारे में बात करेंगे, मेंडेलियन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और साथ में किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोम के बारे में। अच्छा, क्रोमोसोम के बारे में जो भी बात किया है वो कौन किया है? दैट इज अ सर्टन एंड बोवेरी। और मेंडेलियन फैक्टर के बारे में जो बात की है वो थे हमारे मेंडल। अरे याद है, भूल गए? अरे याद है या भूल गए भाई? तो सबसे पहले बताओ, क्या मेंडेलियन फैक्टर की बात करें तो याद करो, मेंडल ने एक लॉ बनाया था। अरे याद करो, मेंडल का 4 पोस्टुलेट था ना भाई?
क्या कौन कौन सा पोस्टुलेट था? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे था या नहीं था भाई? अरे कौन कौन सा था हमारे पास? 4 को। कौन कौन सा? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे था या नहीं था? तो हम लोग यहाँ पे बात करें जो हमारा मेंडेलियन फैक्टर है, तो इसके बारे में मेंडल पहले ही बता चुके थे कि फैक्टर जो है वो पेयर में मिलता है। अरे बताया था कि नहीं बताया था? और याद करो जो हमारा क्रोमोसोम होता है क्या वो भी पेयर में होता है क्या? हमारे एक क्रोमोसोम का क्या 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 उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होता है क्या? अरे बताओ भाई, क्या हमारे क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है या नहीं होता है? तो हम लोग ये बोल दे कि मेंडेलियन फैक्टर के बारे में मेंडल ने क्या बोला कि भैया जो फैक्टर होता है वो अकर होता है पेयर में, अकर इन पेयर। और बाद में क्रोमोसोम को भी क्या देखा गया कि भैया ये भी क्या है? अकर इन पेयर, मतलब ये भी पेयर में होते हैं। मतलब एग्जैक्टली सेम बात बोला किसने? दैट इज अ क्रोमोसोम के बारे में और मेंडेलियन फैक्टर के बारे में। मेंडेलियन फैक्टर के बारे में कौन बोला? मेंडल ने बोला। और क्रोमोसोम के बारे में किसने बोला भैया? दैट इज अ सर्टेन एंड बोवेरी ने बोला। अरे क्लियर है भैया? किसने बोला भैया? सर्टेन एंड बोवेरी ने बोला था। अरे याद है या भूल गए? अरे याद है या भूल गए? याद करो मेंडेलियन फैक्टर के हिसाब से जो 4 लॉ था उसमें कौन कौन सा था बोलो जरा। एक तो था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा क्या था हमारा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा सेग्रीगेशन का मतलब क्या था कि 3:1 रेशियो आएगा। अरे यही था ना हमारा। याद करो कैपिटल टी का क्रॉस जब स्मॉल टी के साथ करवाते हैं तो आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों फिर अलग हो जाता है और 2 गैमीट बनाते हैं। इसी को ना हम लोग बोले थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये इसके साथ मिलेगा, ये वाला इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल टी। अगर तुम सोचो अगर ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी अगर दोनों अलग अलग ना हुआ होता, दोनों सेपरेट ना हुआ होता, तो बताओ क्या किसी कीमत पे रेशियो हमारा 3:1 आता? टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो हमारा 3:1 आता या नहीं आता? क्या हमारा फिनोटिपिक रेशियो किसी कीमत पे 3:1 आता? तो हमारा ये रेशियो 3:1 नहीं आता। तो मेंडेलियन फैक्टर पहले ही बता चुके थे कि भैया यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। यहाँ पे उसके 4 पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट ये भी था कि दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम लोग बात करें यहाँ पे क्या होता है भैया? यहाँ पे क्या होता है? सोज सेग्रीगेशन। ये हमारे जो फैक्टर थे, मेंडेलियन फैक्टर थे, वो सेग्रीगेशन को शो कर रहा था। तो यहाँ पे लिखना सोज सेग्रीगेशन। वैसे ही हम लोग क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम भी क्या करता है? क्रोमोसोम क्या करता है? अरे याद करो मैंने तुमको सेल बायोलॉजी में बताया था। इस तरफ मिटा दूं क्या? चलो इस तरफ लिख लिया भाई। अरे इस तरफ लिख चुके हैं ना भाई, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो तो ये देखना जरा, हम लोग जब पढ़ रहे थे किसमें? दैट इज द सेल बायोलॉजी में, तब हम लोग बोल रहे थे कि भैया इस तरह से हमारा क्रोमोसोम होता है। अरे सेल डिवीजन पढ़ रहे थे हम लोग, सेल डिवीजन पढ़ रहे थे इस तरह से। तो याद करो हमारा यहाँ पे ये 4 था, तो यहाँ से जब डिवाइड हुआ था तो इसको हम लोग बोले थे ना डिसजंक्शन। मतलब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखना मेंडल क्या बोला कि सेग्रीगेट होता है, और क्रोमोसोम के बारे में सर्टेन एंड बोवेरी क्या बोले कि भैया डिसजंक्शन होता है। तो जो डिसजंक्शन बोलो चाहे तुम सेग्रीगेशन बोलो, बात तो बराबर है ना रे। अरे सेग्रीगेशन का भी मतलब है कि ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड से अलग होगा, और हमारे किसका मतलब? दैट इज द डिसजंक्शन का भी मतलब है कि भैया ये जो कनेक्शन है ये टूटेगा और ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड अलग और ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड अलग। बराबर है क्या? तो हमारे मेंडल ने क्या बोला? दैट इज अ सोच सेग्रीगेशन, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अच्छा उसने स्ट्रैंड के बारे में बात नहीं किया था, उसने बोला था कि ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है ना, तो ये भैया अपने अनुसार इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, ये वाला अपने अनुसार इंडिपेंडेंटली मूव किया था। मतलब सो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब ये अलग जाएगा और ये अलग जाएगा, इसको इससे मतलब नहीं होगा, इसको इससे मतलब नहीं होगा। अरे आया था या नहीं आया था? तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला लॉ ऑफ डिसजंक्शन। तो यहाँ पे बोले कि देखो मेंडेलियन फैक्टर किसको शो कर रहा था? सेग्रीगेशन को। और क्रोमोसोम किसको शो कर रहा था? सोज डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन हो रहा था। डिसजंक्शन मतलब जहां पे जंक्शन बन रहा था क्रोमोसोम और उसके सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ये वाला डिसजंक्शन हो गया, मतलब ये दोनों अलग हो गए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये दोनों अलग हो गए, मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया भैया? अच्छा देखना एक बात बताओ, इधर देखो। अब अगला हमारा लॉ क्या था? अगला हमारा लॉ क्या था बताओ जरा। अगला हमारा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, था ना भाई? अच्छा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने क्या बोला था बताओ जरा। ये सब तो तुम लोग भूल गया होगा बे। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो अब याद भी नहीं है ना भाई। सीधा सीधा बात तो यही है कि भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तुमको याद नहीं है। अरे हमको पता है भाई, डाई हाइब्रिड के बाद तुमको बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तुमको याद अब नहीं है। तो ये हमारा एक क्रोमोसोम था, मान लो हमारे पास है ये क्रोमोसोम नंबर 1,
और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, और ये मान लो हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 2। मान लो कि भैया राउंड होने का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे येलो होने का जीन प्रेजेंट है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे था, और जब तुम इसका सेल्फिंग करवाए थे याद करो, इस जैसे का क्रॉस इसी के जैसे से करवाए थे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस किससे करवाए थे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। अरे करवाया था। तो हम लोग क्या बोले थे याद करो, कि हम लोग बोले थे कि भैया इन दोनों कैरेक्टर का जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और हम इन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। तो ये अपना 3:1 रेशियो शो करेगा, और ये अपना 3:1 रेशियो शो करेगा, और जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9:3:3:1। अरे आया था या नहीं आया था? अरे ये क्या आया था 3:1, ये वाला 3:1। तो इसका रेशियो जब इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब ये जब इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है तो 3:1 रेशियो बनाता है, ये जब इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता तो 3:1 रेशियो बताता। तो बताओ डाई हाइब्रिड इज द मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं हुआ, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है ना। ये अपना 3:1 अलग दिखा रहा है, ये अपना 3:1 अलग दिखा रहा है। अरे समझ में आ रहा है? और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों कैरेक्टर को मतलब एक साथ स्टडी कर रहे हैं, और हमारा रेशियो क्या आ रहा है, हमारा 9:3:3:1। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि भैया जब ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर का, तो ये वाला क्रोमोसोम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और ये वाला क्रोमोसोम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अरे समझ में आया या नहीं आया? अरे आ रही है या बात समझ में नहीं आ रही है भाई? तो हम लोग ये बात सिंपल बोलते हैं कि भैया ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे को इनहेरिट होने में डिस्टर्ब नहीं करता है, ये अपना अपने अनुसार मूव करता है, और ये अपना अपने अनुसार मूव करता है। इसीलिए हम इसको बोले थे असॉर्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर होना, मतलब मूवमेंट। क्लियर है भाई? असॉर्ट करना मतलब आगे के जनरेशन में ट्रांसफर होना, और इंडिपेंडेंटली मतलब एक क्रोमोसोम जो है ना वो दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये क्रोमोसोम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कैपिटल आर गया है तो नहीं कैपिटल वाई, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में आया था कि नहीं आया था भाई? अरे मेरे को यकीन करो, मेरे को पता है कि तुम लोग को वो चीज समझ में नहीं आया है अभी तक, है ना। थोड़ा सा भाई तुम लोग घर पे जाके पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा, तुम लोग पढ़ता ही नहीं है भाई, मुंह बना के खाली बैठल रहता है, इसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, पहले ही बता रहा हूं। मेरे को पता है ये चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जाके फिर से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही यही था कि भैया हम दो जीन लेंगे, और दोनों जीन हमारे अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उनको स्टडी करना है। और हम बोले थे कि भैया ये दोनों जीन जो है ना वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये जीन अपना इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, और ये वाला फैक्टर अपना इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, और दोनों मिल के जो रेशियो बनाया था वो था हमारा 9:3:3:1। अरे था ना, और इसीलिए ना हम इसको बोले थे डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अरे है ना, मोनो हाइब्रिड का मतलब हम एक क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड का मतलब 2 क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं, सीधा सीधा। ट्राई हाइब्रिड होता तो 3 को स्टडी कर रहे होते, समझ में आ रहा है? तो एक अपना 3:1 दिया, ये भी अपना 3:1 देगा, अगला भी देगा हमारा 3:1। अगर तीनों को तुम एक साथ स्टडी करोगे तो फिर से इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 3:1 से, जो रेशियो आएगा वही हमारा फिनोटिपिक रेशियो बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम ही ऑर्गेनिज्म है, और हमारा मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है और क्रोमोसोम नंबर 4 है, एक कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है और एक कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट, और आगे फर्दर जनरेशन में ट्रांसफर होना। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको क्रोमोसोम नंबर 1 को कोई मतलब नहीं होगा क्रोमोसोम नंबर 4 से कि उसका कौन सा जीन आगे फर्दर ट्रांसफर हो रहा है, इससे कोई मतलब उसको नहीं होता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? मतलब एक क्रोमोसोम जो है ना वो दूसरे क्रोमोसोम से हमेशा इंडिपेंडेंटली मूव करता है ना, ये समझने वाली बात है। एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे क्रोमोसोम से हमेशा इंडिपेंडेंटली मूव करता है, एक क्रोमोसोम जो है वो कभी दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता है कि भैया कैसे मूव कर रहा है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कैपिटल आर बोलेगा कैपिटल वाई से कि नहीं हम जॉब जाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं आने वाला है। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो गया कि कैपिटल आर बोलने लगा नहीं हम कैपिटल वाई के साथ ही जाएंगे, तो फिर उस फॉर्म में हमारा यहाँ पे रेशियो 3:1 मेंटेन नहीं हो पाएगा, और हमारा डाई हाइब्रिड का रेशियो 9:3:3:1 नहीं आएगा। अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग बोल रहे हैं कि मेंडेलियन फैक्टर पेयर में मिलता है, क्रोमोसोम भी हमारे पेयर में मिलते हैं, ये सेग्रीगेशन को शो करता है, ये डिसजंक्शन, बस नाम बदले हैं, बाकी और कुछ नहीं चेंज हुआ है भैया। उसको भी अगर सेग्रीगेशन बोलोगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको भी तुम डिसजंक्शन बोल दो तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे डिसजंक्शन जो रिलेटेड होता है ना वो हमारे इससे होता है, क्लियर है भाई? ये जो हमारा सेंट्रोमियर है ना भैया, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर इस तरह से टूटता है और ये अलग होता है, तो हमारा कैपिटल वाई अलग होगा और ये हमारा स्मॉल वाई अलग होगा, और यहां से भी कैपिटल आर अलग होगा और स्मॉल वाई। अब देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है,
हो सकता है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाए, हो सकता है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए, और हो सकता है स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाए। अरे कंडीशन तो हो सकते कि नहीं हो सकते भैया, तो ये सारे कंडीशन, इसीलिए हम लोग बोले थे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये मूव कर सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मूव कर सकता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसके अनुसार हमारा बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे चार तरह के गैमेट बने थे कि नहीं बने थे, क्योंकि भैया ये दोनों ही क्रोमोसोम जो है ना वो इंडिपेंडेंटली मूव किया था और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर था। क्योंकि हम दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो फिर मेरे को वो मानना पड़ेगा। अरे क्लियर है भाई? तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोले थे हम लोग इसको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है भैया, कि भैया जो हमारा कैरेक्टर है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि भैया सेकंड वाला क्रोमोसोम किसको ले जा रहा है ना भैया। एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे क्रोमोसोम से फ्री रहेगा, मतलब एक क्रोमोसोम को मन करे तो जैसे मूव करे, दूसरे क्रोमोसोम को मन करे तो जैसे मूव करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक क्रोमोसोम का अगर डोमिनेंट फॉर्म आया है तो दूसरे क्रोमोसोम का भी डोमिनेंट फॉर्म ही चाहिए मुझे, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है कि दूसरे क्रोमोसोम का रेसेसिव फॉर्म आ जाए, मतलब डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट भी आ सकता है, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव भी आ सकता है। समझ में आया क्या? मतलब हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि भैया वन क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर क्रोमोसोम, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, किस फॉर्म में, ट्रांसफर होने के मामले में। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि भैया जो मेंडेलियन फैक्टर थे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहा था, और दूसरा हम लोग ये बोल दे कि द वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अरे बोल दे क्या कि एक पेयर जो क्रोमोसोम का था वो दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली मूव करता है। अरे आया नहीं आया? तो मेंडल क्या बोला था, बोलो। मेंडल बोला था सोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो हम लोग डाई हाइब्रिड को पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो हम लोग डाई हाइब्रिड को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा एक जो जीन है वो दूसरे जीन पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कैसे मूव कर रहा है। अब एक जीन अपने अनुसार मूव करेगा, दूसरा जीन अपने अनुसार मूव कर सकता है। और क्रोमोसोम का मतलब क्या बोला था कि भैया वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम is independent of another pair of chromosome, another pair of chromosome। अरे अगर नहीं दिख रहा है तो जो मैं जो बोल रहा हूं उसके अनुसार लिख लो, क्रोमोसोम। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो यार, तुम लोग बोलता ही नहीं है भाई एकदम। यहां तक समझ में आ रही है भाई? देखो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वापस से लिख लेना भैया। मेंडेलियन फैक्टर की तरफ लिखें अकर इन पेयर, अकर ये सोज सेग्रीगेशन, सोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और क्रोमोसोम की तरफ लिखा हुआ है अकर इन पेयर, सोज डिसजंक्शन, DISJUNCTION, डिसजंक्शन। और इस तरफ है वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अरे याद रहेगा भाई? अरे याद रहेगा भाई? चले मिटा दे इसको। अरे इसको मिटाऊं? अब देना, जो हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर रहे थे ना, अब हम उसको क्या करते हैं ना, क्रोमोसोम पे डाल के देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग उसको, अब क्रोमोसोम पे डाल के देखते हैं कि भैया क्रोमोसोम पे ये एप्लीकेबल होता है या नहीं, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, जब हम क्रोमोसोम पे डालेंगे तो हमारा रेशियो सेम आना चाहिए, 1:2:1 आना चाहिए हमारा जीनोटिपिक रेशियो, और हमारा 3:1 आना चाहिए क्या, दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो। कोई दिक्कत नहीं ना भाई यहां तक? अरे कोई दिक्कत नहीं ना भाई यहां तक? चलो इधर देखो भाई, तुम लोग पढ़ा करो यार, नहीं पढ़ेगा तो भाई सब उड़ जाएगा, है ना। ये मेल और ये फीमेल, चलो हम मानते हैं कि भैया हम मेल को टॉल लिए हैं, मान ले। अच्छा तुम बताओ भैया, अगर हम मेल को टॉल लिए स्टार्टिंग में तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी? अरे हाँ या ना? अबे हाँ। तो ये देखो कैपिटल टी, ये क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अच्छा तुम इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करके ऐसे रिप्रेजेंट करो तो कोई तकलीफ है? ये देखो हम क्रोमोसोम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया। अरे एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं ना भैया, ये मैंने दोनों क्रोमेटिड लिख दिया। ये देखो सेम लोकस पे होता है, तो ये देखो कैपिटल टी, यहां पे स्मॉल टी हो गया। अरे बोलो, अच्छा इन दोनों में से कोई आएगा तो कैपिटल टी ही। तो यहां से कौन सा गैमेट बनेगा बोलो? यहां से बनेगा कैपिटल टी। अच्छा यहां से क्या बनेगा बोलो जल्दी से? यहां से बनेगा स्मॉल टी। जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो क्या बनेगा बोलो? कैपिटल टी स्मॉल टी।
मतलब हम लोग ये बोल दे कि इस तरह का बनेगा, ये बनेगा कैपिटल टी और ये बनेगा स्मॉल टी। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? अब याद करो, क्या ये हमारा F1 जनरेशन है क्या? अरे बोलो ना, क्या ये हमारा F1 जनरेशन है क्या? और तुम बताओ भैया, F1 जनरेशन का हम क्या करवाते हैं? अरे बताओ भाई, हम F1 जनरेशन का क्या करवाते हैं? सेल्फिंग करवाते हैं। तो हम लोग अब करवाने जा रहे हैं क्या इसके आगे? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग होने से पहले गैमीट बनेगा ना। अगर ये वाला आया तो कैपिटल टी, ये वाला आया तो स्मॉल टी। देखो ना, दोनों अलग अलग है ना। तो याद करो, दो तरह के गैमीट बनाए थे। तो ये देखो मेल और ये देखो फीमेल है। अरे है। तो यहां से देखो ये वाला बनाए, क्रोमोसोम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही चीज को, ठीक है, सेल्फिंग। तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे गैमीट बनाओ। अरे क्या इससे गैमीट बना सकते हो भाई? गैमीट बनाओ, ये जाएगा तो कैपिटल टी जाएगा, तो ये वाला जाएगा स्मॉल टी, तो अलग अलग है ना भाई। तो इन सब का हम गैमीट बनाते हैं। तो गैमीट जब बनाओगे तो यहां से मेरे पास दो तरह का गैमीट बनेगा, और यहां से भी कितने तरह का गैमीट बनेगा भैया? दो तरह का। यहां पे गैमीट बनेगा कैपिटल टी, यहां पे गैमीट बनेगा स्मॉल टी, यहां पे गैमीट बनेगा कैपिटल टी, और यहां पे गैमीट बनेगा स्मॉल टी। अरे बनेगा। अब क्रॉस कैसा हो सकता है? देखो, क्या इसका क्रॉस इसके साथ हो सकता है? क्या इसका क्रॉस इसके साथ पॉसिबल है? क्या इसका क्रॉस इसके साथ पॉसिबल है? क्या इसका क्रॉस इसके साथ पॉसिबल है? तो इसके अनुसार क्या आएगा? देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला स्मॉल टी। देखो तो क्या फिर से ये तीनों टॉल आया है क्या? क्या फिर से ये डॉर्फ आया है क्या? अरे बोलो। अगर हम मेंडल का जो जीन है, देखो मेंडल का जो जीन है उसको जब हम क्रोमोसोम पे डाल रहे हैं तब भी हमारा रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? अरे बोलो, तब भी हमारा रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब भी हमारा रेशियो सेम आ रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेंडेलियन फैक्टर होता है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अरे बोलो, आया नहीं आया? अरे नहीं आया तो बोलो भाई। अबे यहां तक समझ में आई क्या? अरे क्लियर है क्या ये बात? पक्की बात? आगे बढ़े? अरे बोलो यार। चले? चलो फिर। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? अबे क्या यहां तक क्लियर है? लिख लो जल्दी से, जल्दी बनाओ, जल्दी करो, जल्दी, एकदम स्पीड में। चलो मैं मिटा रहा हूं, है ना? बहुत हो गया। लिख लिया ना सब? चलो। चलो, ये तो हमारा हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक बार हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देख ले क्या, है ना? क्रोमोसोम पे बैठा के हम लोग देखते हैं किसको? दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस को। एक बार देखते हैं, स्टडी करते हैं, है ना भाई? देखते हैं हमारा रेशियो फिर बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलो। तो ये देखो मेल, ये देखो फीमेल। क्या ले सकते हैं? पहले क्या लिए थे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। भूल गया होगा तुम लोग तो। अरे ये भूल गया ना, ये राउंड एंड येलो। ये वाला क्या लोगे? अरे ये वाला क्या लोगे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया था। अबे लिया था। मतलब ये वाला एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये वाला दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तभी ना डाई हाइब्रिड क्रॉस है बे। अरे बोलो, मतलब ये ऐसा कंडीशन होगा, ये वाला एक क्रोमोसोम होगा और ये वाला दूसरा क्रोमोसोम होगा। जल्दी बोलो। और यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई, जरूरत नहीं कि इसी पोजीशन पे हो। तो ये देखो यहां पे कैपिटल वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां पे भी वैसे ही होगा। अब बताओ, जहां पे आर है उसी पोजीशन पे आर लिखोगे ना। मान लो कि ये वाला क्रोमोसोम नंबर एक्स नहीं मानो, है ना? मान लो ये क्रोमोसोम नंबर ए है और ये वाला हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या है? बी। ये वाला हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या है? ए।
और ये वाला हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या है, बी। तो बताओ क्या दोनों कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या नहीं है? अरे है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे बोलो, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई लिख लिए। अब बताओ स्मॉल आर में से कोई भी आएगा क्या? अरे क्या आएगा जल्दी बताओ, गैमीट बनाना है मुझे। अरे दोनों में से कोई भी आए क्या आएगा? देखो कैपिटल आर है, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो कैपिटल ए आर। तो यहां पे लिख दिया हम लोग कैपिटल आर। ये देखो कैपिटल वाई दोनों में से कोई भी आएगा तो कैपिटल ए वाई। तो यहां लिख दिए हम लोग कैपिटल वाई। आ गया। अरे गैमीट में एक के गुना जाता है। अरे बोला था कि गैमीट 2n नहीं n होता है, तो ये 2n है तब ना दूगो है, और गैमीट तो n होता है ना रे, तो एक के गुना आएगा इसमें से, और ये दूगो है तो इसमें से कैपिटल स्मॉल आर से कोई कौन जाए आएगा तो स्मॉल आर आ गया। फिर स्मॉल वाई में से कौन जाए आएगा तो स्मॉल वाई। ये वाला क्रोमोसोम नंबर ए है और ये वाला क्रोमोसोम नंबर बी है। अरे बोलो हाँ कि ना? अरे ये बोलो हाँ, अरे ये बोल ए और बी, तो ये वाला बी। और जब इसके बीच में क्रॉस कराओगे तो क्या बन रहा है देखो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे बन रहा है, अरे बन रहा है नहीं बन रहा है? तो यहां से हमारा क्या बनेगा बोलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब हमारा क्रोमोसोम वापस से अरेंज हो जाएगा इस फॉर्म में। तो ये वाला क्रोमोसोम नंबर ए हो गया, अरे ये बच्चा है ना तो 2n होगा ना रे, और ये वाला अरेंज हो गया फिर से, और ये वाला क्रोमोसोम नंबर बी हो गया। अरे हुआ। तो ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही है? अरे सही है। और ये वाला जो हमारा कंडीशन बना है, ये वाला जो हमारा कंडीशन बना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब तुम इसका सेल्फिंग कराओगे तो याद करो तुम इससे 4 गैमीट बनाओगे। अरे इससे कितने गैमीट बनाओगे भैया? 4 गैमीट बनाते हो ना भाई, हम लोग गैमीट्स की बात कर रहे हैं, गैमीट्स याद करो। इधर देखो, इन दोनों में से कोई आए क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है बे। ये वाला आएगा तो कैपिटल आर, ये वाला आएगा तो स्मॉल आर। तो कैपिटल आर क्या हो सकता है कैपिटल वाई आ जाए, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये पहले ही बता चुका हूं कि नहीं? अरे ये पहले ही बताया था कि नहीं? देखो ये फिर से गैमीट बना क्या, तो गैमीट हमारा फिर से हैप्लॉइड होगा, फिर इसका क्रॉस करा के तो 16 को पहुंच जाएगा F2 जनरेशन। तो ये देखो ये हमारा क्रोमोसोम। अच्छा क्रोमोसोम यहां पे अलग कलर से बना देता हूं, है ना भाई? ये देखो, तो ये वाला कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल वाई, फिर बोलो ठीक है ना, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और ये वाला बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या देखो तो क्या क्रोमोसोम पे अरेंज हो जा रहा है क्या आराम से? अरे बोलो क्या क्रोमोसोम पे अरेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है आराम से? तो ये हमारा क्रोमोसोम पे अरेंज हो रहा है। तुम देखो क्या फिर से हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का वही रिजल्ट आया क्या? कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे आया 4 गो गैमीट। अरे याद करना रे गधेरा सब, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या बोले थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर इधर करो कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो ये क्या बनेगा कैपिटल वाई। ये गैमीट बना रहा हूं ना रे, गैमीट बना रहा हूं ना रे। देखो बना या नहीं बना? अरे बना नहीं बना, यही 4 बने थे क्या? देखो अभी भी यही 4 बन रहा है। मतलब हमारा जो मेंडेलियन फैक्टर था वो एग्जैक्टली कहां पे प्रेजेंट है, बोलो कहां पे प्रेजेंट है? तो ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अरे कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसके बीच में जो पैरेलल स्टडी किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? सर्टेन एंड बोवेरी। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? बाय टीएच मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। ये वाला लिख लेना, है ना, उधर मत लिखना, वो वाला हम पहले समझा चुके हैं, ये वाला नहीं लिखना। चलो यहां तक करो, जल्दी जल्दी करो यहां तक भाई, यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हुआ नहीं हुआ? चलो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है।
चलो आ जाओ। चलो अब याद करो, दिस थ्योरी वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, क्या बोला था भैया? तो लिखेंगे यहां पे दिस थ्योरी इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। दिस थ्योरी इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। दिस थ्योरी वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। जो ये टीएच मॉर्गन थे ना भैया, ये मॉर्गन साहब ने स्टडी किया था ड्रोसोफिला पे। अरे ड्रोसोफिला समझते हो भैया? मक्खी की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने किस पे वर्क किया? दैट इज अ वर्क ऑन ड्रोसोफिला, न्यूरोस्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम, या फिर न्यूरोस्पोरा इन्होंने ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देखो, तो ड्रोसोफिला की बात करें हम लोग, ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला को ही हम किस नाम से जानते हैं? फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला को ही हम किस नाम से जानते हैं भैया? फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। अब तुम पूछोगे भैया आखिर ये क्यों यूज किया? वाई इट इज यूज्ड, क्यों इसने ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज किया? वाई इट इज यूज्ड, ये ड्रोसोफिला को ही, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही यूज क्यों किया, है ना? तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 83 पे तुमको मिलेगा, बराबर है क्या? तो सबसे पहला तुम एनसीईआरटी पेज नंबर 83 पे इसके बारे में पढ़ना, ठीक है भाई? है ना? इसके बारे में पेज नंबर 83 पे लिखा हुआ है, ठीक है? चलो, तो याद करो ना, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों चुनते हैं? मतलब अगर देखो, अगर मुझे उस पर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको हम क्यों चुनेंगे? सबसे पहले उसको हम अच्छे से पाल सके, एकदम आराम से, मतलब इट इज इजी टू कल्चर, इसको मतलब इसका नंबर बढ़ाना, इसको पालना एकदम आसान था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज इजी टू कल्चर। इट इज इजी टू कल्चर, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया हम जैसे चाहें, जो चाहें वो खिला के इसको रख सके, अरे है ना? तो भैया इसको अगर रखना था हमें तो हम आराम से किस पे रख ले रहे थे? दैट इज अ कल्चर ऑन फ्रूट पल्प ऑफ राइपेंड बनाना, मतलब पके हुए बनाने का जो फ्रूट पल्प होता है ना, उस पे, है ना? कल्चर्ड ऑन, मतलब आराम से, कोई खर्चा पर्चा नहीं, है ना? कल्चर्ड ऑन फ्रूट पल्प, FRUIT, फ्रूट पल्प ऑफ राइपेंड बनाना। अच्छा, एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है, फ्रूट पल्प ऑफ राइपेंड बनाना को लिखा हुआ है सिंथेटिक मीडियम। एनसीईआरटी क्या लिखता है इसको? सिंथेटिक मीडियम, मतलब हम इसको मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे उगने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, है ना भाई? सिंथेटिक मीडियम, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बराबर? एनसीईआरटी में तुमको ये नहीं मिलेगा, फ्रूट पल्प ऑफ राइपेंड बनाना नहीं मिलेगा, तुमको वहां क्या मिलेगा? सिंथेटिक मीडियम। क्या मिलेगा तुमको वहां पे? सिंथेटिक मीडियम। अरे कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, साथ में इसका लाइफ साइकिल कम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को स्टडी कर सके।
तो इसका जो लाइफ साइकिल, अच्छा लाइफ साइकिल और लाइफ स्पेन में अंतर बता दिया था, है ना? तो इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ अबाउट 2 वीक. इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल of about 2 week. It has short life cycle of about 2 week. अगला है it produces a large number of offspring. It produces a large number of offspring. एक बार में ये बहुत सारा बच्चा पैदा कर सकता है. बताया था अगर बहुत सारा बच्चा पैदा कर सकता है तो हम लोग क्या बोले थे कि भैया उसको स्टडी करना अच्छा होगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होगा तो दिख जाएगा मेरे को. अरे है ना? और साथ में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए. इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. इसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. और ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, कल्चर ऑन फ्रूट पल्प. ये पूछा गया था AIPMT 2004 में. AIPMT 2004 में किस पे कल्चर करते हैं? तो फ्रूट पल्प ऑफ राइपेंड बनाना, दैट इज अ सिंथेटिक मीडियम. एनसीईआरटी क्या लिखता है? सिंथेटिक मीडियम. और साथ ही हम लोगों को ना इसमें मेल फीमेल एकदम आसानी से पहचाना जा सके. बराबर है क्या? अगर हम मेल फीमेल आसानी से पहचान सकते हैं ना तो उसका क्रॉस हम बेहतर तरीके से करवा सकते हैं, कंट्रोल्ड क्रॉस, है ना भाई? तो यहां पे इसमें ये भी खास बात थी, देयर इज क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन. देयर का स्पेलिंग THEIR होगा, THERE नहीं रे. देयर इज क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिफरेंशिएशन, क्लियर डिफरेंशिएशन, differentiation. There is clear differentiation in male and female. There is clear differentiation in male and female. अच्छा, अगर बहुत सारा क्रोमोसोम होता है इसके अंदर तो हमको बहुत सारा क्रोमोसोम स्टडी करना पड़ता तो ज्यादा मुश्किल होता ना रे. तो हमको कम क्रोमोसोम चाहिए. तो इट हैज लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसमें कम क्रोमोसोम होते हैं. तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? इट हैज, दे हैव लिखो, दे हैव लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसमें कम क्रोमोसोम होता है तो स्टडी करना आसान है. क्रोमोसोम दैट इज 2n इज इक्वल टू 8. याद करो पी प्लांट 2n इज इक्वल टू 14, मतलब टोटल 7 गो क्रोमोसोम था. अरे है ना? अरे है ना? हमारे में 2n इज इक्वल टू 46 है, लेकिन है तो क्रोमोसोम 23 गो ना रे. अरे याद है या भूल गए? अरे याद है या भूल गए? तो ये हमारा खत्म हो गया. दैट इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. यहां तक कर लेना. फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? दैट इज अ लिंकेज. अगला हमारा टॉपिक है लिंकेज. याद करो फादर ऑफ लिंकेज हम किसको बोले थे? TH मॉर्गन को. अरे याद है या भूल गए? फादर ऑफ लिंकेज TH मॉर्गन. ठीक है, इसके आगे हम लोग कल स्टडी करेंगे. ठीक है, चलो.